What if a patient looks healthy but is still carrying an infection? As a nurse, as a nursing person or as a healthcare professional, आप क्या करेंगे? आप लैब रिपोर्ट्स का वेट करेंगे बिफोर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स एंड अदर्स? आप लैब रिपोर्ट्स का वेट करेंगे कि आप कुछ इंटरवेंशन लेंगे, कोई ऐसा इन्फेक्शन जो है वो ना दूसरों तक स्प्रेड हो, ऐसा कुछ करेंगे? एब्सोल्युटली नहीं, हम लोग नहीं वेट करेंगे कि हम लैब रिपोर्ट्स का वेट करें तब जाके हम कुछ करेंगे. दैट्स एग्जैक्टली वाई स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एग्जिस्ट. इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन कंट्रोल टॉपिक्स इन नर्सिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस. Hey everyone, welcome to Nursing Simplified by Tahira. Today we are going to study standard precautions. This topic is extremely important for BSc nursing exams, viva, clinical posting and OSCE. चलिए हम देखते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या चीज़ होती है. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मिनिमम से मिनिमम, कम से कम वो प्रैक्टिसेस जो प्रिवेंशन के लिए की जाती है, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, कोई भी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले, किसी भी पेशेंट की केयर करने से पहले जो हम प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. ठीक है, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है, ये प्रिकॉशंस जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वो हमें लेने ही लेने होते हैं. भले ही उसको इन्फेक्शन नहीं है, भले ही उसको इन्फेक्शन है, हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेने ही लेने होते हैं. क्यों? चलिए देखते हैं क्यों हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्यों लेते हैं. क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है, हमें पता है इन्फेक्शन उस टाइम पे भी हो सकता है जब इंसान को जो है पहला सिम्टम नहीं दिख रहा है, तब भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है कि उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई हो रहा था, हो सकता है उसकी बॉडी में रहा हो उस टाइम पे. तो इंसान जो है वो कैरियर कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उस चीज़ के लिए कि उसके सिम्टम्स अपीयर होने चाहिए. ठीक है, इसलिए हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेते हैं. तो सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या आता है, जो कि है जिसको हम बोलते हैं हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन ये फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप है. किस चीज़ का कंपोनेंट है कि हमें जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का सबसे पहला वाला कंपोनेंट है हैंड हाइजीन. हमें हैंड हाइजीन फॉलो करना ही करना है. WHO जो है उन्होंने बोला है हैंड हाइजीन जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो हैंड हाइजीन होता है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि हैंड हाइजीन जो होता है वन ऑफ द इफेक्टिव वेज है टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं, उनको HAIs को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला जो इफेक्टिव वे होता है वो हैंड वॉश होता है. हैंड हाइजीन का मतलब होता है क्लीनिंग हैंड्स प्रॉपरली. हैंड हाइजीन का मतलब होता है क्लीनिंग हैंड्स प्रॉपरली टू रिमूव क्या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करते हैं, उसको हम हैंड हाइजीन बोलते हैं. हैंड हाइजीन जो हमारे पास है, हाथों को साफ करने का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव करने का, हमारे पास दो तरीके होते हैं, 2 ways वी हैव. पहला वाला हमारा क्या होता है, इज सोप एंड वाटर. क्या है? सोप एंड वाटर. ये हम कब यूज़ करते हैं? ये वाला तरीका हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे हाथ जो होते हैं विजिबली कंटामिनेट हुए होते हैं या डर्टी हुए होते हैं. ठीक है, गंदे या कंटामिनेट हुए होते हैं. जब हम विजिबली उस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे हाथ जो है गंदे हो गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सोप एंड वाटर से उसको क्लीन करते हैं. हम सभी लोग करते हैं. सेकेंड वी हैव अल्कोहल बेस्ड हैंड रब. ठीक है, सेकेंड वी हैव अल्कोहल बेस्ड हैंड रब. ये हम कब प्रेफर करते हैं? अल्कोहल बेस्ड हैंड रब हम तब प्रेफर करते हैं, उस टाइम पे प्रेफर करते हैं जब हमारे हाथ जो होते हैं विजिबली डर्टी नहीं होते हैं, विजिबली गंदे नहीं होते हैं. ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड CDC, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो WHO और CDC है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो होता है वो हम तब यूज़ करेंगे जब हैंड्स जो है, हाथ जो है हमारे, वो विजिबली हमें आंखों से नहीं दिख रहा है कि वो सॉइल्ड है, वो गंदे हैं, कंटामिनेट हुए, डर्टी हुए, तब हम हैंड रब, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करेंगे. और अगर हमारे हैंड्स जो है वो विजिबली सॉइल्ड है, विजिबली वो गंदे हुए हैं, तो हम सोप एंड वाटर का यूज़ कर सकते हैं तब. ठीक है, एज अ नर्स हमें 5 मोमेंट्स को याद रखना चाहिए. तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं कि हमें हैंड वॉश कब कब करना चाहिए, हैंड वॉशिंग कब कब करनी चाहिए. बिफोर टचिंग द पेशेंट, पहला वाला होता है कि हमें पेशेंट को टच करने से पहले. सेकेंड इज बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर को कैरी आउट करने से पहले वी शुड डू हैंड वॉश. एंड देन आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, कोई भी बॉडी फ्लूइड्स के साथ आपका एक्सपोजर हुआ है, बी इट ब्लड, बी इट
एनीथिंग, सलाइवा, बीट एनी बॉडी फ्लूइड। तो आपको कोई भी एक्सपोजर हुआ है बॉडी फ्लूइड के साथ, आप उसके बाद हैंड वॉश करेंगे। आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, किसी भी पेशेंट को टच करने के बाद, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, उनके सराउंडिंग, पेशेंट के सराउंडिंग को टच करने के बाद आप हैंड वॉश करेंगे। दीज आर द 5 मोमेंट्स एज अ नर्स वी शुड रिमेंबर। तो एज ए नर्स हमें कौन सी 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ये 5 चीज़ें हैं, जो 5 मोमेंट्स हैं, हमें याद रखनी चाहिए कहाँ पे हैंड वॉश हमें करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है? ये नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का। PPE जो होता है ये प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करता है, किसके बीच? एक नर्सिंग पर्सनल के बीच। एक जो PPE होता है एक बैरियर क्रिएट करता है, किसके बीच? एक हेल्थ केयर पर्सनल और इन्फेक्शन के बीच। जो भी इन्फेक्शन का सोर्स होगा और हेल्थ केयर पर्सनल होगा, अगर वो PPE पहन रहा है तो एक बैरियर क्रिएट करता है उन दोनों के बीच। उन दोनों को एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में नहीं आने देता है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। उसमें कुछ टाइप्स आते हैं, कुछ चीज़ें आती है जो PPE में होती है, जैसे कि कौन कौन सी होती है? ग्लव्स होता है। ग्लव्स कब हम यूज़ करते हैं? जब कुछ भी व्हेन टचिंग ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, वुंड, कोई भी ऐसी चीज़, किसी भी ऐसी चीज़ के टच में आ रहा है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ग्लव्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है मास्क। मास्क कब होता है? जब हमारे पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का रिस्क होता है, कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें हमें यूज़ है मास्क का, वो यूज़ करते हैं। ग्लव्स होते हैं, गाउन या एप्रन होता है, वो फुल बॉडी को कवर करता है, फुल बॉडी के लिए बैरियर क्रिएट होता है ताकि स्किन और क्लोथिंग है उसको प्रोटेक्ट कर सके। आई शील्ड होते हैं, गॉगल्स होते हैं आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो ये PPE होता है, कब हमें कौन से सारे हमें इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो CDC जो होता है, CDC ने रिकमेंड किया है, हम लोग PPE को उसी बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे कि हमें कितना एक्सपोजर है ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से, स्क्रीशन से या इन्फेक्शियस मटेरियल के साथ कितना एक्सपोजर होगा, उतने ज़्यादा हम PPE की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करेंगे। बाद हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी हाइजीन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है रेस्पिरेटरी हाइजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। कब इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं हम स्प्रेड होने से? कब? ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। उसको हम कफ एटिकेट भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं? अगर किसी ने कफ किया, मतलब खांसा, किसी ने कफ किया, तो वो क्या करेगा? कवर करेगा अपने नोज और माउथ को। कवर नोज एंड माउथ वाइल कफिंग। और क्या हम करते हैं? या अगर आप स्नीज कर रहे हैं तो यूज टिश्यू, या तो आप टिश्यू यूज करें। इन केस यू डोंट हैव टिश्यू, आप लोग क्या करेंगे? आप अपने एल्बो का यूज कर सकते हैं। डिस्पोज टिश्यू प्रॉपरली, अगर आपने टिश्यू यूज किया है उसको डिस्पोज करेंगे। हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे, हैंड हाइजीन को परफॉर्म करेंगे उस टाइम पे इमीडिएटली। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? वेयर मास्क। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरत है तो हम मास्क भी पहनेंगे। WHO और CDC ने क्या बोला है? रेस्पिरेटरी हाइजीन या कफ एटिकेट जो होता है वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का पार्ट है, ताकि जो ड्रॉपलेट स्प्रेड होता है उसको हम रिड्यूस कर सके, इसलिए उसको रेस्पिरेटरी हाइजीन को भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में काउंट किया गया है। नेक्स्ट वी हैव, ये हमारे पास था तीसरा। नेक्स्ट वी हैव सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। तो हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। अनसेफ इंजेक्शन की वजह से क्या होता है? अगर इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर हमने अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का यूज़ किया। हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हमें यूज़ करना चाहिए, यूज़ स्टेराइल नीडल एंड सिरिंज। हमें हमेशा स्टेराइल नीडल और सिरिंज का यूज़ करना चाहिए। नेवर रीयूज़ नीडल्स। अगर नीडल एक बार आपने यूज़ करने के बाद यू शुड डिस्कार्ड द नीडल। उसके बाद आपको दोबारा उसको दूसरे पेशेंट पे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। नेवर रिकैप यूज नीडल्स को रिकैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीडल स्टिक इंजरी होने का चांसेस होता है। नीडल का प्रिक लगेगा तो आपको भी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। डिस्पोज शार्प इमीडिएटली आफ्टर यूज। जब हम यूज करते हैं तो शार्प्स को हमें तुरंत ही डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव शार्प सेफ्टी। इसका क्या मतलब होता है? शार्प्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हम समझते हैं? शार्प्स में क्या क्या होता है? हमारे पास नीडल्स होती हैं, वो तो शार्प होती हैं। ब्लेड्स होते हैं हमारे पास,
जो हमारे पास सर्जिकली यूज़ किए जाते हैं। ग्लासेस होती हैं हमारे पास, गिलास में क्या क्या आता है हमारे पास, एम्पूल आती हैं, वाइल्स आती हैं, वाइल्स होती हैं, एम्पूल्स होते हैं ग्लास में। तो वो चीज़ें होती है जो हमें सेफली उनको हमें डिस्कार्ड करना होता है, सेफली उनको हमें जो है उनको हैंडल करना होता है। दिस कैन कॉज नीडल स्टिक इंजरीज इफ़ हैंडल्ड केयरलेसली, अगर हमने इनको केयरलेसली हैंडल किया। सेफ्टी मेजर्स इंक्लूड, कैसे कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आते हैं इनमें, हमें इनको केयरफुली हैंडल करना है, केयरफुल हैंडलिंग। कभी भी नीडल्स को ब्रेक या बैंड नहीं करना है, ब्रेक और बैंड नहीं करना है नीडल्स को कभी भी। हमें उनको पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स में जो है उनको डिस्पोज करना चाहिए, नीडल्स को, शार्प्स को जो है पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखना चाहिए। वी हैव क्लीनिंग, नेक्स्ट वी हैव क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग एंड स्टरलाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लीनिंग की वजह से जो है विजिबल डर्ट जो होता है वो रिमूव होता है, जो भी हमने देखा, जो भी गंदगी हमें नज़र आई वो क्लीनिंग की वजह से रिमूव होती है। डिसइंफेक्शन का क्या मतलब होता है, जो डिसइंफेक्शन होता है उसकी वजह से हम जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, उनको हटा देते हैं। और स्टरलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, जो उनके बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेट करेंगे, इन स्पोर्स की वजह से दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। वो आर्टिकल्स जो होते हैं फुल्ली स्टरलाइज नहीं होते हैं अभी, फुल्ली रेडी टू यूज़ नहीं होते हैं अभी, तो उनको स्टरलाइज किया जाता है। क्लीनिंग की वजह से हम लोग नॉर्मली उसको डर्ट, विजिबल डर्ट को हटा देते हैं। क्लीनिंग का मतलब होता है कि हम विजिबल डर्ट रिमूवल, और डिसइंफेक्शन का मतलब होता है destroying harmful microorganisms। और स्टरलाइजेशन का मतलब होता है destroying microorganisms with their स्पोर्स, जो उनके स्पोर्स होते हैं उनके साथ साथ उनको किल करना, ठीक है, उनको ख़त्म कर देना। नेक्स्ट वी हैव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, जो भी हॉस्पिटल के दौरान वेस्ट जो होता है वो निकलता है, जो भी वेस्ट हॉस्पिटल से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। अगर हॉस्पिटल से निकले हुए वेस्ट को इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, तो क्या हो सकता है, इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली इन्फेक्शन कैन स्प्रेड। अगर हमने इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड हो सकता है। हमने कहीं पे भी छोड़ दिया है, किसी भी नदी नाले में छोड़ दिया, तो वहाँ से इन्फेक्शन जो होगा उठ के हमें भी पकड़ सकता है, किसी को भी इन्फेक्शन कैच कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसमें क्या हम लोग देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे पास यूज्ड सिरिंज हैं, किसी को प्रिक लग गया, कुछ हो गया, तो उन चीज़ों का हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उन चीज़ों को हमें अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ग्लव्स है यूज्ड, उनको कैसे हमें करना है। और भी चीज़ें जैसे कि क्या क्या आती है, ब्लड सोक्ड ड्रेसिंग्स जो होती है, कंटामिनेटेड मटीरियल जो होगा उसको हमें अच्छी तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। ये आता है हमारे। नेक्स्ट वी हैव सेफ हैंडलिंग ऑफ लिनन। सेफ हैंडलिंग ऑफ लिनन में हमारे पास क्या आता है, पेशेंट के लिनन जो होते हैं, जो हमने उनके ऊपर बिछाया होता है, बेड के ऊपर जो हमने बिछाया होता है लिनन, जो कवर बिछाया होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो कभी भी हमने जो सॉइल्ड लिनन हमारे पास है, जो पेशेंट ने यूज़ किया था, उसको हमें कभी भी शेक नहीं करना चाहिए, पहले कभी उसको शेक नहीं करना चाहिए, उसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। उसको कंटामिनेटेड अगर है, सॉइल्ड है, उसको जो क्लीन लिनन है उससे सेपरेट करके रखना चाहिए। और उस सॉइल्ड मटेरियल है उसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड करके उसको रैप करके अच्छे से उसको रखना है, उसको बाहर नहीं, ये वार्ड में हमें उसको इस तरह से नहीं झटकना है ताकि जो डर्ट हो या डस्ट पार्टिकल्स है वो उड़ के कहीं पे भी जाए, तो उस तरह से हमें हैंडल नहीं करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव पेशेंट प्लेसमेंट।
कुछ पेशेंट्स हमारे पास होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, उनको आइसोलेट करना होता है। जैसे टीबी वार्ड में पेशेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस के पेशेंट होते हैं, तो उनको आइसोलेट करते हैं, तो उनको आइसोलेट करके रखना होता है। दे नीड आइसोलेशन, दे नीड टू बी आइसोलेटेड, तो उनको हमें आइसोलेट करके रखना चाहिए होता है। और हमारे पास कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन जो है तुरंत स्प्रेड हो जाएगा वार्ड में, या जैसे कि टेटनस के पेशेंट्स होते हैं, उनको हमें सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। तो हमें उनको पेशेंट का प्लेसमेंट हमें सही से करना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं उनको इन्फेक्शन ना हो, उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाए। इसकी वजह से हम लोग दूसरे पेशेंट, स्टाफ और विजिटर जितने भी लोग आते हैं उन सब को हम बचा सकते हैं इन्फेक्शन से। Always remember, standard precautions are followed with every patient, not because every patient is infected. हम इस चीज़ को ये नहीं कंसिडर करते कि हर कोई पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, बट बिकॉज इन्फेक्शन स्टेटस में भी अननोन, कभी कभी हमारे उसके सिम्टम्स जो है पेशेंट के वो भी अपेयर नहीं हुए हैं, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हर किसी पेशेंट के साथ फॉलो करते हैं। ये रियल प्रिंसिपल है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, ठीक। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हैंड हाइजीन पढ़ा, पीपी पढ़ा, रेस्पिरेटरी हाइजीन या कफ हाइजीन पढ़ा, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस पढ़े, शार्प सेफ्टी पढ़ी, क्लीनिंग, स्टरलाइजिंग एंड डिसइंफेक्शन पढ़ा, वेस्ट डिस्पोजल यानी कि BMW बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल पढ़ा, लिनन हैंडलिंग और पेशेंट प्लेसमेंट, हमने ये चीज़ें इसमें पढ़ी, ठीक है। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नर्सिंग सिंप्लीफाइड by Tahira. In next video, we will cover hand hygiene in detail with WHO steps. See you in the next video. Till then, fi amanillah.